महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन का एक बड़ा हादसा सामने आया है। देखा जाए तो महाराष्ट्र के पाचोरा के पास परदाड़े रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। बुधवार शाम करीब 5 बजे की घटना है। ट्रेन में बैठे यात्री पल भर के अंदर इतनी विभत्स तस्वीरों में बदल गए जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हादसा परघाड़े रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जो कि पचोरा के पास है। पचोरा मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्पक एक्सप्रेस यहां चेन पुल करने के बाद रुकी थी। ट्रेन की चेन इसलिए खींची गई थी क्योंकि चलती ट्रेन में आग की अफवाह उड़ी थी। आग की अफवाह के बाद जैसे ही यात्री ट्रेन से कूदकर बाहर आए, वो दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। यानी पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री जैसे ही दूसरे ट्रैक पर कूदे, सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आ गए। यात्रियों ने जान बचाने के लिए दूसरे ट्रैक पे छलांग लगाई, लेकिन सामने से आने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस की चपेट में आके अभी तक इस हादसे में कुल 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है और करीबन 15 यात्री इस घटना में गंभीर स्वरूप घायल है। देखा जाए तो अभी घटनास्थल पे जो है यहाँ पे राहत कार्य अभी भी शुरू है। यहाँ पे जैसे ही ये हादसा हुआ था, इस हादसे के बाद जो है यहाँ के कुछ गांव के लोग, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन, इनकी ओर से यहाँ पे बचाव कार्य शुरू किया गया। जो गंभीर स्वरूप घायल है उनको जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालं आहे, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि जिस जगह पर घटना हुई वहां एक तीखा मोड़ था। इस तीखे मोड़ की वजह से ट्रैक पर मौजूद यात्रियों को पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत 13,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2-2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 10-10 परिवारों तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 350 वार्डों के 13,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली को 10-10 घरों तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद साफ पानी मुहैया कराने के लिए बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। हम क्या करने वाले हैं ये एक एक घर में बैठ करके समझाएं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने ई रिक्शे वालों को ऑटो वालों जैसी सुविधाएं देने का वायदा भी किया है। नई दिल्ली से अरुण नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में हर दिन की शुरुआत एक नए मुद्दे से होती है और शाम होते होते तक वो मुद्दा गायब हो जाता है। आज का मुद्दा है पंजाबी समाज का अपमान। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा आमने सामने हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने पंजाब नंबर की गाड़ियों वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने उनके बयान को पंजाबी समाज के अपमान से जोड़ दिया है। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? कल तक रामायण वाले बयान पर बैकफुट में दिख रहे केजरीवाल ने पलटवार किया तो प्रवेश वर्मा ने उनके और भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। सिख कौम के लिए मेरा परिवार ने क्या आज तक काम किया है, ये मुझको दिल्ली की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे पंजाबियों के लिए मेरे परिवार का मेरा क्या योगदान रहा है, उनके लिए हमने क्या काम किए हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पंजाबी समाज में चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वैसे इसमें घोषणा नहीं बल्कि केंद्र सरकार से बजट में 7 चीजें शामिल कराने की मांग की गई है। कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर स्वास्थ्य सेक्टर में 382 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी नेता अजय माकन ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे आपराधिक लापरवाही करार दिया और पूछा कि आखिर दिल्ली सरकार सीएजी की 14 रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस का हमला लगातार जारी है। पार्टी ने बुधवार से आपका पाप नाम से एक श्रृंखला शुरू की।
पार्टी ने दावा किया कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के घोटालों का पर्दाफाश किया जाएगा। पार्टी नेता और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला और कहा कि केजरीवाल बार बार आरोप लगाकर माफी मांगते हैं। ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। अजय माकन ने फिर कहा कि चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर भी अब आम आदमी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं होना चाहिए। माकन ने केजरीवाल को एक बार फिर राष्ट्र विरोधी बताते हुए दावा किया कि चुनाव से पहले वो इसके बारे में और तथ्य सामने लाएंगे। उधर बुधवार को आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते शिरकत नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सभी मंत्रियों के साथ महाकुंभ जाकर संगम तट पर स्नान किया। स्नान के बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ एक विशेष पूजन में भी शामिल हुए और स्नान से पहले योगी कैबिनेट की बैठक महाकुंभ क्षेत्र में ही हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। आस्था की डुबकी लगाते और एक दूसरे पर पानी फेंकते ये यूपी के मंत्री हैं। सीएम योगी की अगुवाई में आज सभी मंत्री महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज पहुंचे। संगम तट पर जाते हुए मुख्यमंत्री योगी और उनके मंत्रियों ने नाव में बैठकर साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया और स्नान करते हुए मस्ती करते हुए भी नजर आए। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। स्नान पूजन से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। एक्सप्रेसवे से शहरों की कनेक्टिविटी, प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी में स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर विकास, छात्रों को स्मार्टफोन बांटने और कई मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बागपत, हाथरस और कासगंज इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक के आयोजन पर सवाल खड़े किए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। फिलहाल महाकुंभ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। राजस्थान के 449 स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा अब दिल्ली चुनाव में गर्मा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर स्कूल बंद करने की बात कही। वहीं भाजपा ने केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का वादा किया है। 9 साल की नूरम और जोया 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं। नूरम और जोया चाहती थीं कि वे घर के पास वाले स्कूल में पढ़ पाएं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद यह संभव नहीं है। जयपुर के संजय नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय को करीब 2 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजीव नगर में मर्ज कर दिया गया है। इस स्कूल का भवन बनकर तैयार है, लेकिन अब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। 5वीं में पढ़ने वाली नूरम और जोया को घर से स्कूल जाने में आधे घंटे का वक्त लगता है। पास में रहना चाहिए, बहुत दूर होता है स्कूल, बहुत दिक्कत होती है सर, पाँव दुख जाते, बहुत दूर है वो स्कूल। स्कूल की दूरी बढ़ने के कारण कई महिलाएं अब अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रही हैं। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ावे किसमें? पढ़ाने के लिए स्कूल भी तो चालू होना चाहिए। राजस्थान सरकार के इस फैसले पर दिल्ली में भी राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील की। उन्होंने लिखा कि हमने बहुत मेहनत से दिल्ली के स्कूल बनाए हैं, ये लोग आ गए तो दिल्ली के स्कूलों को बंद कर देंगे। हालांकि भाजपा ने सत्ता में आने पर केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। इस सियासी गर्मागर्मी के बीच यह बच्चे नजदीकी स्कूल शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों आधा दर्जन से ज्यादा माननीय रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अदालती कटघरे में तय होगा। इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारियां दी, किसी ने आपराधिक प्रकरण छुपाए तो किसी ने लोन से जुड़ी हुई जानकारियों से लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत के चक्कर में पड़े हुए हैं।
मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए उनकी विधायकी अमान्य करने की गुहार बीजेपी की टिकट पर उनसे चुनाव हारे सरदार सिंह मीणा ने लगाया है। कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल को जाति प्रमाण पत्र विवाद में हाईकोर्ट का नोटिस, प्रमुख सचिव और अन्य को भी जवाब देने के निर्देश हैं। याचिका कांग्रेस के जितेंद्र कुमार मालवीय ने लगाई है। खंडवा विधायक कंचन तन्वे पर हाईकोर्ट ने 50,000 की कास्ट लगाई है। आरोप है याचिका कांग्रेस के कुंदन मालवी ने लगाई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चुनावी हलफनामे में बैंक लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है। याचिका बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह की है। आर के दोगने के खिलाफ पूर्व मंत्री बीजेपी नेता कमल पटेल का केस है। मामला आपराधिक मानहानि का है। केस एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से लेकर कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अजय सिंह तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में जो चुनाव हारे वो अदालत पहुंच गए। बीजेपी हर आदमी पर कांग्रेस के एक दबाव निर्मित करना चाहती है ताकि उनकी क्षमताएं कम हो जाएं। बीजेपी विधि विभाग ने बाकायदा अपने विधायकों को कानूनी मदद पर राय देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं का ये जो चरित्र है ये जनता के बीच में सामने आता है। वो एन के एन प्रकरण कैसे भी करके पद पे बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो फर्जी दस्तावेज आदि पेश करते हैं। उधर कानूनी मामलों के जानकार के अपने तर्क हैं। उनकी माने तो ऐसे मामलों में कई स्तर पर लापरवाही हुई है। ये न्यायालय में अगर प्रमाणित होता है साक्ष्य से, तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत 2 वर्ष से अधिक है उनको जो ज़्यादा सजा होती है तो तब उनकी स्थिति डिस्क्वालिफिकेशन वाली होती है। एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के ठीक बाद कुछ ही दिनों में उनके ठीक हो जाने पर अब लोगों ने अपनी हैरानी जताई है। 16 जनवरी को हुए इस हमले में उनकी पीठ पर गहरी चोट आई थी, बल्कि एक चाकू का हिस्सा उनकी पीठ से निकाला भी गया था। हालांकि अब इसको लेकर संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए हैं कि महज 5 दिनों में वो ठीक होकर अस्पताल से घर कैसे चले गए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की मुस्कुराते हुए और बिना किसी परेशानी के चलते हुए ये तस्वीरें देखकर संजय निरुपम दंग रह गए। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सैफ इतने कम समय में ठीक कैसे हो गए। सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था। फिर ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पर लाए गए थे। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 घंटे तक इनका ऑपरेशन चला था। तो इतना सारा कुछ होने के बाद कोई व्यक्ति 4 दिन में इतनी फिट अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या यह संभव है? इधर संजय राउत ने सैफ अली खान की इतनी तेज रिकवरी को एक चमत्कार करार दिया। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। इस बीच आज सैफ अली खान ने अपनी जान बचाने वाले उस ड्राइवर से मुलाकात की जिसने उनकी मुश्किल घड़ी में मदद की थी। यही बात हुई कि आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया बोले। सब जितना भी परिवार से सबसे मुलाकात हुई, जैसे जो भी थे, उनकी माता जी भी, सब ने बोला कि चलो ठीक, जो भी किया अच्छा ही किया। सैफ अली खान के जल्द ठीक होने से सभी को राहत है, लेकिन नेताओं को इसमें भी अपने मतलब का एक मुद्दा मिल गया है। राजस्थान के कोटा के स्टूडेंट पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं और कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं का आलम यह है कि आज एक ही दिन में 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। गुजरात की रहने वाली अफशा और आसाम के रहने वाले पराग ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस साल 15 दिनों में अब तक सुसाइड के 6 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छे परिणामों के लिए जाने जाने वाला राजस्थान का कोटा बुरी खबरों की वजह से चर्चाओं में है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान के कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आज एक ही दिन में 2 स्टूडेंट के सुसाइड के मामलों के सामने आने से फिर से हड़कंप मच गया। पहला मामला जवाहर नगर थाना इलाके का था, जहाँ गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली छात्रा अफशा शेख ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दूसरे मामले में आसाम के रहने वाले छात्र फराग ने भी फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक छात्रा अफशा गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। कोटा में जवाहर नगर में प्रतीक्षा रेजिडेंसी में रह रही थी। अफशा नीट की कोचिंग करने 6 महीने पहले कोटा आई थी। आत्महत्या करने वाला दूसरा स्टूडेंट पराग असम के नागौर का निवासी था। पराग 2 साल से कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। छात्रा को मोर्चरी में शिफ्ट करा गया, बॉडी को परिजनों को सूचित कर दिया। परिजनों के आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोटा में बीते 15 दिनों में 6 कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। कोटा में सुसाइड के इन बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार को अब चिंता जाहिर करने से आगे बढ़कर ठोस एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। असम के तिनसुकिया जिले के लीडू में अवैध कोयला के रैटहोल खदानों में कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा और उस कार्रवाई में 8
रैट होल कोयले के खदानों को सील कर दिया गया है। एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में प्रशासन, खान विभाग, कोल इंडिया लिमिटेड और पुलिस की टीम ने उन खानों को सील किया जिनमें काम चल रहा था। दीमा हसाव जिले में कोयले की अवैध खान में हुए हादसे में 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 5 अन्य मजदूरों की तलाश जारी है। ऐसा लगता है जैसे असम सरकार अरसे बाद एक गहरी नींद से जागी है और कई अवैध रैट होल खानों को बंद किया है। पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले के लीडो ऑक मार्गेरिटा में पिछले हफ्ते 13 अवैध रैट होल कोयले की खानें सील की गई थीं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मार्गेरिटा और लीडो में अवैध खनन के कारोबार से जुड़े सैकड़ों मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं। एक छोटे से प्रयास से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक शिक्षक की कहानी जो फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाता है। कहते हैं ना, शुरुआत तो करो, बदलेगा इंडिया। नारायणा से धौलाकुआं रिंग रोड पर शहर की ओर आते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर कुछ बच्चे पढ़ते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि रोज शाम को 2 घंटे ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। धौलाकुआं की ट्रैफिक के शोर में भी मैंने इन बच्चों को पहाड़े और ABCD का अभ्यास करते देखा। अभिषेक इन बच्चों के मास्टर जी हैं, जो अपने एक दोस्त की मदद से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक NGO से हैं, जिसके संस्था का नाम है पुनर्जागरण समिति, जो कि स्किल्स पे और एजुकेशन पे काम करती है। महिलाओं के लिए भी काम करती है, बच्चों के लिए भी। तो ये बच्चे मतलब रोज पढ़ाते हैं या क्या है? रेगुलर क्लास लगती है सर यहाँ पे। ये 3 से 3:30 से लेके 5:30 बजे तक 2 घंटे की रेगुलर क्लास। और आप भी पढ़ाते हैं? हाँ सर, मैं पढ़ाता हूँ और गौरव जी हैं, हम 2 लोग यहाँ पे टीच करते हैं। मजदूरों के बच्चे जो PWD में काम करते हैं मजदूर, उन्होंने यहाँ पे अपनी बस्ती बना रखी है पीछे, क्योंकि कम से कम 50 से 60 परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ये लोग। ये बच्चे वहीं बगल की झुग्गी में रहते हैं। कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो कुछ का काम यहीं पे पढ़ाई करके चल जाता है। इनके माता पिता को भी लगता है कि चलो शाम के वक्त 2 घंटे बच्चे कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों से। 2 दिन हो गया? यही मास्टर साहब पढ़ाते हैं? हाँ हाँ। इसका क्या नाम है? अभिषेक सर। और एक और सर है? हाँ। और रहते कहाँ हो? इधर ही। पीछे झुग्गी में? हाँ। हैं? और स्कूल में भी जाते हो? हाँ। यहीं के हैं बच्चे, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? सारे लोग हाँ यहीं रहते हैं। और यहाँ रोज पढ़ने आते हैं? हाँ, रोज पढ़ने आते हैं बच्चे। और स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? स्कूल भी जाते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। फुटपाथ पर इन बच्चों की पाठशाला समाज की कई मजबूरियों और हकीकतों को बयान करती है। तो किसी के नेक इरादों की झलक दिखाती है, तो किसी की नाकामी की ओर भी खूब इशारा करती है।